हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेव ऑफ क्षमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमेर की परी। आज शुरू करते हैं दूसरा भाग। शहर धनबाद में सड़क से ऑटो लेकर परी ऑफिस पहुंचती है। उसका ऑफिस धनबाद के बहुत ही नामी एरिया बैंक मोड़ में रहता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कैबिन में चली जाती है। आज बॉस से सैलरी के लिए बात करती हूँ कि टाइम पे दे दे और थोड़ा इंक्रीमेंट भी दे दे। 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, दिन रात मेहनत भी पूरी करती हूँ। परी खुद से बातें करती है और बड़बड़ाती हुई सिस्टम ऑन करके काम करना शुरू कर देती है। बॉस के आने के बाद परी कुछ पेपर साइन करवाने बॉस के कैबिन में जाती है और कहती है, सर ये महीना ख़त्म होने वाला है और अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। मकान मालिक किराए के लिए रोज़ परेशान करता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बार कुछ सैलरी बढ़ा देते। इंक्रीमेंट की बात भी बहुत दिनों से चल रही है, बोनस भी बहुत समय से नहीं मिला है। इतने कम में घर चलाने में प्रॉब्लम होती है। पापा के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो सब तो ठीक है, सैलरी भी बढ़ा देंगे, मगर थोड़ा समय दो। अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए सैलरी मिलने में इतनी देरी हो रही है। आज से पहले कभी कोई शिकायत का मौका दिया है क्या आपको? 2 महीने की सैलरी एक साथ मिल जाएगी, परी के बॉस सुमित कुमार टंडन कहते हैं। पर सर, डोंट वरी परी, मैं हूं ना, जाओ काम करो। बॉस ने परी को पेपर्स वापस करते हुए अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। परी बेचारी बॉस का जवाब सुनकर बिना कुछ कहे अपने कैबिन में आ जाती है। परी अपने ऑफिस में ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, बस काम भर की बात होती थी उससे, इसलिए सब उसे घमंडी समझते थे। उसके बॉस और कुछ ऑफिस के कलीग्स की गंदी नज़र हर समय परी पर रहती थी। परी को बस अपने काम से मतलब था, वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, बस इसलिए ही घमंडी का टैग दिया गया था उसे। टाइम से ऑफिस जाना और बिना देर किए वापस आना, अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताना और उनके साथ ही हंसना मुस्कुराना परी की जिंदगी थी और यही उसका रोज का रूटीन था। परी शाम को जब घर वापस आते ही चाय की चुस्कियों के साथ अपने कमरे में पहुंचती है। खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देखने के बाद परी जैसे ही पलटती है तो उसे कुछ चमकता सा दिखता है। पास आकर देखने पर पुरानी चुनरी से ढका हुआ एक पुराना सा मगर बेहद खूबसूरत शाही आईना दिखता है। सुबह तो कुछ नहीं था, ये कहाँ से आया? चाय खत्म कर परी ठंडी हो जाएगी, अभी मम्मी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। परी मम्मी को आवाज़ देती है, मम्मी, मेरे रूम में ये आईना कौन लेकर आया? बेटा, मैंने मंगवाया है। दादी की बहुत चहेती चीज़ों में से एक है ये। दादी को बहुत प्यारा था, कभी किसी को नहीं देती थी। आज चाचा का फ़ोन आया कि परी के लिए तोहफा है, तो मैंने मंगवा लिया। तुम्हें पसंद आया? परी के पापा अपनी व्हीलचेयर खसकाते हुए परी के कमरे के अंदर आए और बोले, दादी की चहेती को तोहफा तो पसंद आया ही होगा, क्यों परी? मगर पापा क्यों? हमें ज़रूरत नहीं है, ना कभी होगी। उन्हें कबाड़ लगा होगा इसलिए यहाँ छोड़ गए, वरना तो। परी कहते कहते रुक जाती है। परी, अपना दिल मत दुखाओ बेटा, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। पापा, वैसे तो वो घर भी हमारा ही है जितना उनका। मालिकाना हक भी बराबरी का है, इस मुद्दे पर कभी कोई कुछ नहीं कहता। ये आईना बस याद आया उन्हें, परी गुस्से से कहती है। मगर बेटा, तेरी दादी की निशानी है, उनको इस आईने से बहुत लगाव था। हर वक्त इसके सामने बैठी सस्ती सवरती और मुस्कुराती रहती थी, याद है ना तुम्हें? कहते हुए परी के पापा आईने को एक नज़र देखकर कमरे से चले जाते हैं। बहुत हल्का सा याद है, बहुत धुंधला सा। दादी को पसंद था, वो घंटों बातें करती थी अपने इस आईने से। परी अपने खामोश दिमाग में चल रही बातों को खामोश करती है और आईने की तरफ बढ़ती है। आईने को निहारती है, जो कि सागवान की लकड़ी से बना 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, जिसमें चारों तरफ खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है, मोर, मछलियाँ और तरह तरह के फूलों की नक्काशी। ऐसी नक्काशी तो राजघरानों में ही देखने को मिलती है। ताज्जुब की बात है कि आज भी इसमें अक्ष कितना साफ दिख रहा है, नापाक सा। परी आईने को छोड़ फ्रेश होने के लिए
वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होने के बाद परी किचन में घुसती है। मैं कुछ मदद करूं मम्मी? खाना बन गया क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है आज। बस बेटा सब तैयार है, तुम चलो बैठो, परी की मम्मी कहती है। ये पापा को क्या हो गया है? जिस घर से हमें बेइज्जत करके निकाला गया उसी घर का कचरा लाकर मेरे कमरे में रख दिया उन्होंने। परी किचन की स्लैब पर बैठते हुए अपनी मम्मी से कहती है। परी बेटा, तुझे पता है ना तेरे पापा को अपनी माँ से कितना प्यार था। उनके जाने के बाद भी तो उनकी चीज़ों की कदर करते हैं, और ये आईना भले ही पुराना हो मगर शाही है और दादी की याद है इसमें। परी की मम्मी रोटियां बनाते हुए कहती है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर, तुम अब आ रहे हो? जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे हैं। उमेर का दोस्त हनीफ उसे महल के दरवाजे पर टोकते हुए कहता है। अरे मेरे अजीज दोस्त, जा रहा हूँ अब्बा के पास, पता नहीं आज देर करने की क्या सजा मिलेगी मुझे। उमेर हनीफ के कंधे पर हाथ रखकर मासूमियत से कहता है। महल की खूबसूरती के आगे तो शायद चांद का नूर भी कम था। संगमरमरी दीवारें, सफ़ेद दूधिया संगमरमर पर हाथ भी लग जाए तो मैला हो जाए, ऐसा लगता था। दीवारों को जैसे दूध और बर्फ के रंग से रंग दिया गया हो। चारों तरफ बाग, हर तरह के फूल, फल, बागबानी, मोतियों के फूलों की लताएं महल की शोभा बढ़ा रही थी। फूलों से आती खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उमेर जैसे ही महल के अंदर बढ़ता है, एक कड़क आवाज़ उसके कानों को छूती है। शाह उमेर, इधर आओ, कहाँ थे तुम इतनी देर से? उमेर जब आवाज़ की तरफ पलटता है तो अपने अब्बा को गुस्से में लाल पाता है। जी वो अब्बा, मैं तो आ ही रहा था। उमेर अपने अब्बा के सामने थोड़ा सा हकला कर लेकिन फिर अदब से खड़े हो जाता है। चलो मेरे साथ, कहते हुए उमेर के अब्बा चलने लगते हैं और उमेर भी खामोशी से उनके पीछे चलने लगता है। ये महल सिर्फ महल नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया थी। एक कोने से दूजा कोना इतनी दूर जैसे इस इलाके से उस इलाके तक जाना हो। इतना बड़ा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमेर चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए महल को देखता चल रहा था। उमेर के अब्बा चलते चलते एक बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक गए और खटखटाकर आवाज़ देते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ शाहजैद, आ जाओ अंदर। अंदर से जिनों के शहंशाह फरहान अब्बास की आवाज़ आती है। उमेर भी अपने अब्बा के साथ कमरे में दाखिल हो गया। कमरा भी एक बड़ा सा घर हो जैसे, जिसमें एक शाही पलंग पर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग लेटे हुए थे और उनके दोनों तरफ मुलाजिम यानी नौकर अदब से खड़े थे। बोलो शाहजैद, कैसे आना हुआ? किसी चीज़ की कमी तो नहीं? शहंशाह ने अब्बा से कहा। जी हुजूर, आप सलामत रहे। ये मेरा बेटा है शाह उमेर। मैं चाहता हूँ कि आज से यह भी मेरी तरह आपके ख़ानदान की खिदमत में लग जाए। शाहजैद अदब से झुककर कहते हैं। ठीक है, वैसे भी कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक होने तक मेरे साथ रहेगा, उसके बाद इसे किसी काम में लगा देंगे। क्या कहते हो? शहंशाह ने उमेर की तरफ देखते हुए कहा। उमेर बेटा, मैं चलता हूँ, तुम यहीं रुको शहंशाह की खिदमत के लिए। गुस्ताखी मत करना और कोई भी मौका मत देना शहंशाह को शिकायत का। शाहजैद अपनी बात कहते हुए कमरे से निकल जाते हैं। बेचारा उमेर अपने अब्बा के हुक्म के आगे कुछ नहीं कह पाता। है तो खूबसूरत, मगर करनी तो यहाँ मजदूरी ही है। चल बेटा उमेर, लग जा अपने काम पर, उमेर मन ही मन सोचता है। शाह उमेर, किन सोचों में गुम हो तुम? इधर मेरे पास आकर बैठो। शहंशाह ने उमेर को बेड पे आकर बैठने का हुक्म दिया। जी हुजूर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कहते हुए उमेर शहंशाह के पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। हम जिन्नातों को अल्लाह ने आग से ज़रूर बनाया है और हमें छुपी हुई ताकतें भी बाकियों से ज़्यादा दी है, मगर इंसान की तरह हम उसकी इबादत करने के लिए यहाँ आए हैं और अपना पूरा वक्त होने पर चले जाएंगे। उस रब के पास बस कोशिश यह हो कि हमारा रब हमसे राज़ी रहे। शहंशाह उमेर से कहते हैं। शहंशाह की उम्र पूरी हो चुकी है, लगता अब इनका वक्त आ गया ऊपर जाने का। 1000 साल भी पूरे नहीं होंगे इनके
कोई भला कितना जिएगा। उमेर अंदर ही अंदर सोचते हुए मुस्कुराता है। उमेर अपनी सोचों में गुम मजे से शहंशाह के पैर दबा रहा था कि एक दिल फरेब खुशबू उसके नाक को छूते हुए कमरे के अंदर दाखिल होती है। अब कैसी तबीयत है आपकी? कहते हुए उमेर की हम उम्र खूबसूरत जिन जाती शाही लिबास पहने कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। मैं अच्छा हूँ मेरी बच्ची, शहंशाह कहते हुए उठकर बैठ जाते हैं और जिन जादी भी उनके बगल में बैठ जाती है। उसे बैठा देखकर उमेर शाही पलंग से दूर हट के खड़ा हो जाता है। बेटी इनसे मिलो, शाह उमेर मेरे नए खिदमत गुजार जो मेरे सबसे अजीज और वफादार मुलाजिम शाह जैद का बेटा है। और उमेर यह मेरी बेटी मरियम है। तुम दोनों को कुछ काम हो तो एक दूसरे से कह सकते हो, शहंशाह दोनों को मिलवाते हुए कहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते कि अब आप के साथ आपकी सहजादी बेटी की भी खिदमत करनी पड़ेगी। उमेर एक बार फिर मन में सोचते हुए कहता है। जी हुजूर, जैसा आप कहे, मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगा जैसे मेरे अब्बा रहते हैं, उमेर कहता है। इधर पलंग पर बैठी मरियम उमेर को प्यार भरी नजरों से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है। जी अब्बा, जरूर मुझे किसी काम की ज़रूरत होगी तो मैं उमेर से कह दूंगी। उमेर आप भी शर्माइएगा मत। मरियम एक टक उमेर को सर से लेकर पैर तक मोहब्बत से घूरती हुई कमरे से निकलती है तो उमेर उसे मुंह चिढ़ाकर वापस शहंशाह के पैर दबाने लगता है। मरियम मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। सो गाइस, ये था शाह उमेर की परी का दूसरा भाग। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के तीसरे भाग के साथ इसी चैनल पर। इस कहानी से जुड़े नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वेव ऑफ शमा के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर बने चैनल वेव ऑफ शमा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब चैनल वेव ऑफ शमा को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बिना किसी परेशानी के इस कहानी को सुन सकें। आगे जाकर ये कहानी और भी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए सुनना ना भूलें। शाह उमेर की परी। थैंक यू सो मच गाइस।